हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स बेटा आज हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर पढ़ेंगे। ठीक है बेटा। और बेटा इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। और बेटा लास्ट में इसकी जो है एक्सरसाइज को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो अंत तक बने रहिएगा बेटा, ये पूरा वीडियो देखिएगा। आई होप कि ये बेटा चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा जब आप पूरा वीडियो एंड तक देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना चैप्टर। लेट्स वी स्टार्ट टुडे क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट हाउ व्हेन एंड वेयर। सबसे पहले इसमें देखते हैं जो फर्स्ट हेडिंग है आपकी बुक में, इम्पॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री। ठीक बेटा, इस पॉइंट को हम लोग देखेंगे। तो देखिए डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है हिस्ट्री में। तो अगर देखा जाए बेटा तो डेट ही वो मेन पॉइंट होता है, जिसको कहते हैं बेस होता है, जिसके थ्रू हम हिस्ट्री को समझ सकते हैं। अदरवाइज हम हिस्ट्री को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना, अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कोई राजा है जो 5,000 साल पहले मर चुका है ना। और कोई थिंग्स है, क्वाइंस वगैरह हैं जो हमको 2,000 साल पहले की मिलती हैं, और लेटेस्ट कोई चीज़ मिलती है हमको। तो अगर हम इनका हमको इतिहास नहीं पता है या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं पता है कि हम पहले 5,000 साल के थिंग्स को रखेंगे, फिर 2,000 साल के, फिर लेटेस्ट वाली थिंग्स को, तो इससे क्या होगा कि हमको इतिहास को समझने में बेटा दिक्कत होगी। ठीक है ना। तो इसीलिए डेट्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अब जैसे कोई कह दे कि तराइन का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, और उसमें इन राजाओं ने पार्टिसिपेट किया था, तो बट कब हुआ था आपको पता ही नहीं है, तो हिस्ट्री का कोई फिर वजूद नहीं रह जाता है। हिस्ट्री ज़्यादातर बेस होती है बेटा डेट्स पर। अगर उसकी डेट पता है तब कहीं जा कर के हिस्ट्री का ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझ में आती है। सो अगर देखा जाए बेटा तो डेट्स एंड टाइम डिफाइन चेंजेस। ठीक है ना, डेट और टाइम जो होता है बेटा डिफाइन करते हैं किस तरीके से चेंजेस हुआ। कि मतलब एंशियंट टाइम में लोग जब खाना खाते थे तो किस तरीके के बर्तन का यूज़ करते थे, फिर मिडबल टाइम में, फिर आज मॉडर्न टाइम में, या एंशियंट टाइम के लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी थी वो कैसी थी, मिडबल टाइम की, मॉडर्न टाइम की, ये सब चीज़ें जो है डेट और टाइम के हिसाब से पता चलता है। ठीक है ना, वो कौन कौन से थिंग्स का यूज़ करते हैं, किस तरीके के कपड़े पहनते थे, ये सारी चीज़ें बेटा हमें पता चलती हैं। नेक्स्ट है हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ चेंज अकर्ड ओवर टाइम। अगर देखा जाए बेटा तो हिस्ट्री क्या है बेटा, स्टडी ऑफ द पास्ट है। ठीक है ना, जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। डेट इन हिस्ट्री लाइक स्केलेटल सिस्टम विदाउट विच द बॉडी वुड बी शेपलेस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा ये, कि डेट का स्थान हिस्ट्री में वो है जैसे कि हमारी बॉडी में स्केलेटल सिस्टम का, आपने देखा होगा स्केलेटल सिस्टम होता है जिस पर हमारी पूरी बॉडी रहती है, जिसको हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। अगर ये ना हो बेटा तो हमारी बॉडी क्या है, शेपलेस हो जाएगी। वैसे अगर डेट नहीं है बेटा तो हमको हिस्ट्री को समझने में बहुत ही दिक्कत होगी, और हिस्ट्री हम समझ ही नहीं सकते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है कि ईयर 1526 द बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है ना, 1526 में जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ था बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड बाबर, वो क्या है बेटा इंडियन हिस्ट्री में एक लैंडमार्क साबित हुआ। उसने क्या किया बेटा, दिल्ली सल्तनत का एंड कर दिया और मुगल एम्पायर की वहीं से शुरुआत मानी जाती है। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा बेटा जो दिल्ली सल्तनत था वो 1206 में स्टार्ट होता है कुतुबुद्दीन ऐबक से। ठीक है ना, गुलाम वंश के उनके जो और सारे सुल्तान थे। तो इस तरीके से ये बेटा वहाँ से दिल्ली सल्तनत और 1526 तक मानी जाती है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग पीरियडाइजेशन इन हिस्ट्री। अब बेटा हम देखेंगे कि किस तरीके से पीरियड का जो बंटवारा किया गया हिस्ट्री में, है ना। तो देखिए एक बहुत बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट थे, है ना, स्कॉटिस्ट, ठीक है, स्कॉटलैंड के, जिनका नाम था जेम्स मिल। उन्होंने एक बुक लिखी आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। यहाँ पर ध्यान रखना आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया है। तो यहाँ पर कई बार पूछा गया है कि हु रोड द बुक आ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो आपका आंसर होगा जेम्स मिल। और इसका ईयर भी पूछा जाता है बेटा कि इन विच ईयर, तो 1817। ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने जब लिखा बेटा तो उसमें इन्होंने क्या क्या किया, इन दिस बुक ही डिवाइडेड द इंडियन हिस्ट्री इंटू 3 पार्ट्स, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। अभी आपके ट्रू फॉल्स में भी मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ पर क्रिश्चियन किया गया है इसलिए वो फॉल्स हो गया है। ठीक है ना बेटा। अब इन्होंने बेटा क्या किया है कि इस पूरे इंडियन हिस्ट्री को रिलीजियस के बेस पे इन्होंने बांट दिया है, जिसको इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया। इनका मानना था कि जो एंशियंट टाइम है उसमें हिंदू राजाओं का शासन था। ठीक है ना, जैसे हर्षवर्धन हुए और मौर्यन एम्पायर हुए, गुप्ता एम्पायर हुए। ठीक है ना। उसके बाद फिर जो मिडबल आता है, मिडबल टाइम, ठीक है ना, मिडबल टाइम में मुस्लिम का जो है ज़्यादातर शासन था। फिर मॉडर्न इंडिया में बेटा ब्रिटिश का शासन हो गया। तो इन्होंने उस हिसाब से इंडिया की हिस्ट्री को डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर बेटा क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। ये मानना हो जाता है कि शायद पहले पर भारत देश पर हिंदुओं का शासन था, हिंदुओं का राज था, उसके बाद फिर मुस्लिम का हुआ, फिर ब्रिटिश का हुआ, फिर ये कंट्री है किसकी।
ठीक है ना। तो इस पर जब विवाद हो गया तो क्या हुआ कि बाद में बेटा इसको डिवाइड किया गया हमारे इंडियन हिस्टोरियन के थ्रू, एंशियंट में, मेडिवल में एंड मॉडर्न में। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। द व्यू ऑफ जेम्स मिल हैज़ मेनी प्रॉब्लम्स विच नॉट एक्सेप्टेबल फॉलोइंग रीजन्स। अब ये जेम्स मिल का जो बंटवारा था ये क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया है ना, उसके लिए फॉलोइंग रीजन्स दिए जा रहे हैं, उसको भी समझ लीजिए आप बेटा। ठीक है ना। पहला क्या है बेटा, अ वैरायटी ऑफ फेथ अपार्ट फ्रॉम द हिंदुज़्म एंड इस्लाम एग्जिस्ट इन दिस पीरियड। अगर देखा जाए बेटा, चाहे वो एंशियंट टाइम हो या मिडिवल टाइम हो या मॉडर्न टाइम हो, हर जगह आपको हिंदुज़्म, इस्लामिस्ट, ठीक है ना, और बेटा क्रिश्चियन, मतलब आपको एंशियंट में नहीं मिलेंगे, बट उनका प्रभाव क्रिश्चियन का मिडिवल से और मॉडर्न में ज़्यादातर हो चुका था। ठीक है ना। लेकिन बट एंशियंट में आपको इस्लाम का मिलेगा आपको देखने को, लगभग 6 सेंचुरी से 7 सेंचुरी तक। ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट होने लगता है धीरे धीरे। उसी टाइम पे बेटा भक्ति आंदोलन भी चलाया गया था। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट, जितने भी शासक थे उस टाइम पर एंशियंट इंडिया के, डिड नॉट शेयर द सेम फेथ। उनका एक फेथ नहीं था, अर्थात वो एक ईश्वरवाद में या किसी एक धर्म को नहीं फॉलो करते थे। ठीक है ना। तो आप ये नहीं कह सकते हैं, जैसे मेडिवल जब टाइम आ गया बेटा, तो ये मतलब नहीं था कि वहाँ पर केवल मुस्लिम का ही शासक था। ठीक है ना। मेडिवल टाइम में भी जैसे पृथ्वीराज चौहान थे, है ना, और इधर आपका जो है आप देख सकते हैं बेटा महाराणा प्रताप का शासन था। तो मतलब उस मेडिवल टाइम में भी मुस्लिम का शासन होने के साथ साथ भी हिंदुओं का शासन था। ठीक है ना। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं किसी एक का ही उसमें इम्पोर्टेंस ज़्यादा थी। और नेक्स्ट है बेटा, हियर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म डेवलप एंड स्प्रेड इन अदर पार्ट्स द वर्ल्ड वाइल हिंदू रिलीजन्स आल्सो एग्जिस्ट। और यहीं पर बेटा क्या हुआ कि इंडिया में ही हिंदुज़्म और जैनिज्म धर्म का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, और ये हर उस जगह फैले जहाँ पर हिंदू धर्म पहले से भी था। तो यहाँ पर इस तरीके से जेम्स मिल की जो थ्योरी थी हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश की, उसको नकार दिया गया इन बेसिस पर कि हम नहीं कह सकते हैं किसी एक का शासन था भारत पर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बेटा वो ये है कि ये वारेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1773। तो ये आपको बस ध्यान रखना है कि 1773 में वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट है कॉलोनियल। देखिए बेटा, ब्रिटिश रूल इन इंडिया कार्ड कॉलोनियल। कॉलोनियल का बेटा सीधा संबंध ये समझो बेटा, कॉलोनी आपने देखा होगा ना, कहते नहीं कि शहर में बहुत तरह की कॉलोनी है, आप चले जाइए तो कॉलोनी ए है, कॉलोनी बी है, कॉलोनी सी है। तो कॉलोनी मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी कॉलोनियाँ बनी हों। ठीक है ना। अब कॉलोनी कौन बनाता है, जो कहीं बाहर से आता है अपने रहने के लिए बनाता है। तो ऐसे जब ब्रिटिश इंडिया में आए बेटा, तो उन्होंने भारत में रहने के लिए कॉलोनियाँ बनाई अपने लिए। ठीक है ना। तो इसीलिए कहा गया, इनको कॉलोनियल रूल कहा गया कि भाई ये कॉलोनियाँ बना रहे हैं रहने के लिए अपने, ये विदेशी हैं, इसलिए इनके जो शासन था उसको कॉलोनियल बोला गया। ठीक है ना। तो भारत में ब्रिटिश का जो शासन था उसको कॉलोनियल रूल बोला गया है। ठीक है। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंज इन द वैल्यू एंड टेस्ट एंड प्रैक्टिसेस। अब इनके आ जाने से बेटा बहुत सारी चेंजेस हुए। हाँ, इसमें थोड़ा सा कट गया। ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट चेंज इन वैल्यू, टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। इनके आने से हमारे यहाँ थोड़ा सा चेंजेज ये हुआ कि हमारी जो परंपराएं थी, जो हमारी संस्कृति थी, हमारे जो कल्चर थे, इनके आने से उसमें प्रभाव पड़ा और चेंजेस भी हुए। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा सतीश सिस्टम एक इबिल था, सोशल इबिल था, उसको उन्होंने चेंज कराया। ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें थी बेटा। जब आप नेक्स्ट आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ब्रिटिश इस्टेब्लिश दियर रूल डिफीट लोकल नवाब्स एंड राजा। अब यहाँ पर उन्होंने, ब्रिटिश ने अपना शासन कैसे स्थापित किया, उन्होंने लोकल राजाओं को हराया, नवाबों को हराया। ठीक है ना। जो मुग़ल एम्पायर के अंडर में वर्क करते थे मुस्लिम राजा, तो उनको नवाब बोला जाता था बेटा, और राजा हिंदू में होते थे। ठीक है ना। दे इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द टेरिटरी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। दिस प्रोसेस कॉल्ड द कोलोनाइजेशन। हमने बताया था ना, इस तरीके से उन्होंने जो अपना विस्तार किया, भारत में रहने लगे, तो उस पूरे प्रोसेस को कोलोनाइजेशन बोला गया। स्टूडेंट्स, जिस PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं, इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी किसी चीज़ को समझने में, और इसको आप डाउनलोड करके इसका नोट्स भी बना सकते हैं, या चाहते आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको लगता है उचित। नेक्स्ट बेटा,
प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। अब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम कैसे चेक करेंगे कि ब्रिटिश किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे भारत में, तो देख लीजिए उसके लिए क्या था कि द मोस्ट अथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दिस पीरियड आर द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो सबसे अथेंटिक रिकॉर्ड मिलता है उनका लिखा हुआ, जो लिखते थे है ना, ऑफिशियल वर्क अपना जो कराते थे, उससे हमको ब्रिटिश के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। जैसे कि द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर वर्क सिस्टमैटिक मैनर एंड इन करेक्ट वे, ठीक है ना। जो ब्रिटिश काम करते थे बेटा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से हर एक पार्ट को लिखते थे, ठीक है ना, डेट के हिसाब से, और करेक्ट रहता था, उसमें कहीं कोई गलत नहीं रहता था। पहले क्या था बेटा, पहले ओरल सारी चीज़ों को याद रखा जाता था कि हाँ ये इस पद पर हैं और इन्होंने यहाँ पर जागीर दिया। बट ब्रिटिश क्या करते थे कि जिसका जो पद रहता था पूरा लिखा जाता था, उसने क्या काम किया उसको भी लिखा जाता था, वो कहाँ पर टैक्स लगा रहे हैं, कितना परसेंट लगा रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिटन में रखते थे। बस इसी को सिस्टमेटिक बोला गया, ठीक है ना बेटा। एवरी प्लान, पॉलिसी, ट्रीटीज़, एग्रीमेंट्स वर रिटन क्लियरली, ठीक है ना। जो प्लान वो बनाते थे किस तरीके, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, सब्सिडियरी अलायंस है, ठीक है ना, और इधर महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, और जो सिस्टम उन्होंने बनाया था लैंड का, जो उनकी पॉलिसीज़ थी, जो बेटा ट्रीटीज़ थी। ट्रीटीज़ मतलब होता है जब युद्ध होता है तो उसमें जब कोई हारने लगता है तो समझौता करता है, ठीक है ना, संधि बोलते हैं उसको, ट्रीटीज़ हुआ। जो एग्रीमेंट हुए, समझौते हुए, ठीक है ना। जैसे आपने देखा हो बैटल ऑफ बक्सर में जब शुजाउद्दौला और टीम इनकी हार गई अंग्रेज़ों से, तो वहाँ पर एक ट्रीटी हुई, सो दैट इट मे बी प्रॉपर स्टडीज एंड डिबेट्स। तो इससे बेटा क्या होता है कि जब उनके हम रिकॉर्ड्स को पढ़ते हैं ब्रिटिश के, तो हमको बहुत सारी जानकारी मिलती है, ठीक है ना। द ब्रिटिश सेटअप रिकॉर्ड्स रूम टू कीप द रिकॉर्ड सेफ इन द सिस्टमेटिक वे। इन्होंने क्या किया बेटा, एक आर्चिव बनाया। आर्चिव इन्होंने न्यू दिल्ली में स्थापित किया, एक संग्रहालय बोलते हैं उसको, जहाँ पर ये सारे रिकॉर्ड्स वो सेव करके रखते थे, ठीक है ना। सो दैट देट कैन बी यूज पॉइंट रेफरेंस वेयर रिक्वायर्ड। तो इसलिए उसको रखते थे कि जहाँ अगर कहीं मान लीजिए नीड पड़ती है तो उसको वहाँ पर वो दिखा सकें, संभाल के रख सकें। ये देखिए बेटा इस बुक में यहाँ पर लिखा गया है, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920, ठीक है ना। तो आर्चिव मतलब होता है संग्रहालय, ये न्यू दिल्ली में है बेटा, और ये कब बना बेटा, 1920 में बना। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए हम इस पॉइंट को अंडरलाइन किए हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, सर्वे बिकेम इम्पोर्टेंट्स। अब सर्वे का क्या रोल होता था, ठीक है ना, इसको हम देखेंगे। ब्रिटिश अडॉप्ट द पॉलिसी ऑफ सर्वे एग्जीक्यूटेड इन बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव आउटपुट्स। तो ब्रिटिश क्या करते थे बेटा, अच्छे तरीके से शासन करने के लिए भारत पर वो सर्वे कराते थे, ठीक है ना, कि देखें कि लोगों के मन में क्या चल रहा है, लोग किस तरीके के कल्चर फॉलो करते हैं, अगर इनके ऊपर हम शासन करेंगे, इन पर टैक्स लगाएंगे तो हमें किस तरीके से लगाना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दंगा कर देंगे या हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर लैंड कैसी है, यहाँ पर मिनरल्स कहाँ पर पाए जाएंगे ज़्यादा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए सर्वे कराते थे। इन द विलेज रेवेन्यू सर्वे वाज कंडक्ट, द एफर्ट वाज टू नो द प्रॉपर टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फाना, लोकल हिस्ट्रीज एंड क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ एन एरिया। तो इतनी चीज़ों को लेकर के वो सर्वे कराते थे, जैसे कि टोपोग्राफी, वहाँ का एरिया कैसा है, ठीक है ना, प्लेट्यू है, प्लेन है, डिजर्ट है, माउंटेन है, कैसा है, सॉइल वहाँ की कैसी है ना, फर्टिलिटी उसमें है कि नहीं है, फ्लोरा फाना वहाँ का कैसा है बेटा, वहाँ की लोकल हिस्ट्री कैसी है, क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, वहाँ पर किस तरीके की फसल ज़्यादा लगाई जाती है। ऑल द फैक्ट सीन एज ए नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटर द रीजन्स। वो सारी चीज़ों बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लेते थे, और अपने क्योंकि उनको वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव करना है, वहाँ पर शासन करना है उनको। नेक्स्ट है बेटा ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। द ब्रिटिश मेंटेन द ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ ऑल द मेजर आर द माइनर डिसीजंस, ठीक है ना। जो भी वो डिसीजन लेते थे, हमने पहले ही बताया कि बहुत क्लियर तरीके से उनको सिस्टमेटिक वे में होता था, करेक्ट होता था ना। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती थी, ट्रीटी एंड एग्रीमेंट्स दैट प्रोवाइड अस ऑन एथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो मतलब जो भी रिकॉर्ड्स उनका हम देखते हैं ऑफिशियल, उससे हमको बहुत सारी एथेंटिक मतलब वैधानिक, ये नहीं कि हवा हवाई बेटा, वो सारी चीज़ें हमको सही तरीके से पता चलती हैं। ब्रिटिश प्रिजर्व द इम्पॉर्टेंस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट फॉर द फर्दर यूज बिकॉज दीज सर्व एज ए रिकॉर्ड what the official thoughts, what they were interested in and why they wish for, ठीक है ना। ये वो इसलिए रखते थे कि ये समझ में आ जाता था हमको, ये उनको उनके रिकॉर्ड को पढ़ने पर कि वो क्या सोचते थे, किस तरीके से अपनी पॉलिसी लागू कराते थे और उनकी क्या इच्छाएं थी, ठीक है ना। जैसे आप किसी की डायरी पर आ जाओ,
है ना, उसकी बायोग्राफी पा जाओ तो उसमें आप समझ सकते हो कि वो व्यक्ति किस तरीके का था, उसकी क्या महत्वाकांक्षाएँ थी, वो क्या क्या चाहता था और वो क्या क्या पा चुका था। तो ऐसे ऑफिशियल रिकॉर्ड देखने से हमको ब्रिटिश के बारे में अच्छे से पता चलता है। अकॉर्डिंग द ब्रिटिश राइटिंग वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन स्पीकिंग, ठीक ना। ब्रिटिश ये मानते थे कि लिखा हुआ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कहने से। बिल्कुल, कहने में क्या होता है कि बातें उससे व्यक्ति मुकर सकता है कि मैंने कब कहा था, लेकिन अगर कोई चीज़ लिख दी गई, उसकी साइन करा ली गई तो नहीं मुकर सकता है उसको, चूँकि उसने देखा भी है, उसने साइन भी किया है ना। तो इस तरीके से वो हमेशा मानते थे कि कोई चीज़ लिखा लिया जाए। पहले क्या होता था, जैसे राजा महाराजा होते थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप जाओ यहाँ पर, आप व्यापार करो और आपको टैक्स नहीं पेड करना होगा। फिर मुकर जाते थे कि मैंने कब कहा, मैं तो भूल गया था, उस समय मैं दूसरे मूड में था। इसलिए क्या करते थे, राइटिंग करा लेते थे सारी बातों को। इट कैन बी यूटिलाइज लेटर, उसका यूज वो बाद में करते थे, किसका, उस रिटन मैटर का। हिस्टोरियन गैदर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द ओल्ड न्यूज़पेपर, डायरीज ऑफ पीपल्स, अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, बुकलेट्स एक्सेट्रा, ठीक ना। तो हिस्टोरियन को जो बेटा मैटर मिला कहाँ से, पुराने न्यूज़पेपर से जो उस टाइम पे चलते थे। जैसे सबसे पहला जो पेपर भारत में छपा था वो था बेटा बंगाल गजट, ठीक है ना। वो क्या था बेटा, बंगाल गजट था। तो जैसे ओल्ड न्यूज़पेपर हो गए, किसी की डायरी हो गई, है ना। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स मतलब होता है जो दर्शनार्थी यात्री थे जो दूसरे देशों से आए थे या एक प्रदेश से दूसरे देश में गए थे, कुछ लिखे थे, है ना। तो उनसे हमको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। Information found in newspaper was based on the ancient that happens across the country where the policy report at limited and localized. For any ancient, the newspaper may not acquaint all regions behind this, and it based on per thinking of reports while the police records are based on the evidence. तो देखिए कभी कभी क्या होता था कि जो पीपल्स लिखते थे उसका कोई ज़्यादा उसमें लीगलिटी नहीं मिलती थी, बल्कि पुलिस रिकॉर्ड ज़्यादा लीगल होता था, क्योंकि जो पुलिस लिखती थी उसको रिकॉर्ड में दिखाना पड़ता था। व्यक्ति जो लिखता था वो अपने मन से लिखता था, तो इसलिए क्या होता था कि ऑफिशियल रिकॉर्ड को ज़्यादा महत्व दिया गया। स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो बेटा हम सबसे पहले देखेंगे, देखिए ट्रू फॉल्स ही है इस पूरे चैप्टर में। तो जेम्स मिल डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश था, तो यहाँ पर क्या है बेटा, क्रिश्चियन है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हेल्प अंडरस्टैंड व्हाट द पीपल्स ऑफ कंट्री थिंक, ये नहीं होगा बेटा, क्योंकि ऑफिशियल रिकॉर्ड इसलिए रखे जाते थे कि वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ फ्लोरा फाना कैसा है, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा बेटा। थर्ड है द ब्रिटिश थॉट सर्वे वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ये बात ट्रू है, ठीक ना। ब्रिटिश सोचते थे कि अच्छे तरीके से कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वे कराना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से बेटा आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ, और बेटा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे। और बेटा इसकी PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक, वहाँ डाउनलोड कर लीजिएगा। और यही नहीं बेटा, जो भी आपको लगता है जिस पॉइंट पर जो समझ में आया आप कमेंट कीजिएगा, उसका आंसर हम देंगे, ठीक बेटा। और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बेटा शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके बेटा, बाय, हैव अ ग्रेट डे।